हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में। आज हम बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने वो नहीं करी है वॉच, तो मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगी कि आप पार्ट 1 वॉच करें, देन ये वाला पार्ट आप वॉच करें। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोज़ लाते हैं। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें बिज़नेस रिसर्च की, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, मतलब उसके आगे का कंटिन्यू, कोड ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो कोड ऑफ रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे कि ऑल प्रोफेशनल्स आर गाइडेड बाय अ कोड ऑफ एथिक्स। मतलब बेसिकली हमको जब रिसर्च करनी है तो हमको एथिक्स को फॉलो करना है ना। एथिकल रिसर्च होनी चाहिए हमारी। तो सभी जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको गाइड किया जाता है कि आपको ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स टू एकोमोडेट द चेंजिंग मेथड्स। जैसे जैसे हमारे मेथड्स चेंज हुए हैं, वैल्यूज़, नीड्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उस हिसाब से ये कोड ऑफ एथिक्स इवॉल्व हुआ है और इससे जो है गाइड किया जाता है प्रोफेशनल्स को। एंड सम प्रोफेशंस आर मोर एडवांस देन अदर इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर कोड ऑफ एथिक्स। तो कुछ जो प्रोफेशंस हैं वो ज़्यादा एडवांस है दूसरे प्रोफेशन से। वो डिपेंड करता है कि हमारे मतलब जो भी कोड ऑफ एथिक्स के डेवलपमेंट है उस लेवल पे जो है ये डिपेंड करता है। तो सम हैव वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, कुछ की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं और उनको जो है इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने होते हैं किनके खिलाफ, जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आपको ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करना ही होगा। लेकिन जो मैनी रिसर्च बॉडीज़ हैं जिनमें जो है कोड ऑफ एथिक्स इवॉल्व हुआ है सेपरेटली रिसर्च के लिए, जैसे कि मेडिसिन हो गया, बिजनेस रिसर्च हो गया, लॉ, एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, तो इनके भी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो इस्टेब्लिश हुए हैं रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एथिक्स। सबसे पहले हम एथिक्स का मीनिंग समझेंगे और एक एथिकल बिहेवियर होता क्या है। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एथिकल का मतलब है कि हमको प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट के साथ जो है काम करना है, और वो प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम क्या समझते हैं, करेक्ट समझते हैं कि हाँ भाई ये जो है करेक्ट प्रिंसिपल्स हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है हमको चलना है या काम करना है। तो देयर आर मैनी स्टेक होल्डर इन अ रिसर्च एक्टिविटी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट एथिकल इश्यूज़। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे रिसर्च एक्टिविटी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एथिकल इश्यूज़ की तरफ देखना। और वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि कौन, जैसे कि आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हो गए, रिसर्चर हो गए, और जो ऑर्गेनाइजेशन उस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब जो उस रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए फंड्स अवेलेबल करा रहा है, स्पॉन्सर हो गया, राइट। तो एथिकल इश्यूज कंसर्निंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, तो एथिकल इश्यूज कंसर्निंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स टू बी कंसीडर्ड एज स्टेक होल्डर डिपेंड ऑन दी प्रोफेशन। अब कौन से स्टेक होल्डर होंगे ये डिपेंड करता है उनके प्रोफेशन पर, है ना। तो अब मेडिसिन फील्ड की बात करें या पब्लिक हेल्थ फील्ड की बात करें, नर्सिंग की बात करें, तो दीज आर पेशेंट्स एंड नॉन पेशेंट्स, है ना। तो पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए, पेशेंट्स भी हो गए और नॉन पेशेंट्स भी हो गए। हु बिकेम द पार्ट ऑफ स्टडी, ऑब्वियसली अब आप मेडिसिन बना रहे हो तो आपको दोनों की ज़रूरत है। पेशेंट होगा जब भी तो पता लगेगा कि उस मतलब जो ये मरीज़ है ये इसको किस दवाई की ज़रूरत है, और जो बनाने वाला होगा नॉन पेशेंट, है ना। तो दोनों ही पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं और ये स्टडी का पार्ट बनते हैं, इसी को ही हम पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं।
मेडिकल फील्ड में। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें आपके इंडिविजुअल्स लोग भी आएंगे, ग्रुप भी आएंगे, कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं जो रिसर्चर को हेल्प करेंगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। बिजनेस में बात करें तो आपके कंज्यूमर एज वेल एज नॉन कंज्यूमर्स भी आएंगे कि अब जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी आएंगे और जो आपका प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी आएंगे। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हो। ऐसे ही एजुकेशन में आपके स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगी और ये सब आपके रिसर्च एक्टिविटीज़ के पार्टिसिपेंट्स होंगे। अब बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ होते हैं पार्टिसिपेंट्स के रिलेशन में। जो भी हम रिसर्च एक्टिविटी करते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर 1 है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्या आपको इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाती है? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिफोर यू बिगिन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जब आप स्टार्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो यू मस्ट कंसीडर द रेलेवेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द रिसर्च। आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये कितनी रेलेवेंट है और ये कितनी यूज़फुल होगी। और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेने से पहले दूसरों को कन्वेंस भी तो करना पड़ेगा, वरना वो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देगा। तो इफ़ यू कैन नॉट जस्टिफाई द रेलेवेंस, सबसे पहले तो आपको अपना रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि आप उनसे ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। तो ये एक इशू है, एथिकल इशू। इफ़ यू कैन नॉट जस्टिफाई द रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, यू आर वेस्टिंग योर रिस्पोंडेंट्स टाइम। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने रिस्पोंडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो अनएथिकल कहलाएगा। तो इसीलिए अगर आपको इस इशू को एथिकल बनाना है तो आपको जस्टिफाई करना आना पड़ेगा। मतलब आपको अपना जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो आपके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, यूज़फुलनेस होनी चाहिए कि आप दूसरे वाले सामने वाले को बता रहे हो तो वो भी आपके रीज़न से सेटिस्फाई हो, तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अदरवाइज वो अनएथिकल होगा अगर आप नहीं कर पाए तो। सीकिंग कंसेंट, अब आप कंसेंट मांग रहे हो, यानी कि इट इज़ कंसीडर्ड अनएथिकल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेंट। अब आप किसी पार्टिसिपेंट अभी हमने पढ़ा क्या हो सकता है एजुकेशन की, अभी हम बिजनेस रिसर्च की बात करें तो हम बिजनेस वाला लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर या नॉन कंज्यूमर से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो और आपने बिना उसकी नॉलेज के उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बिना उसकी विलिंगनेस, बिना उसको बताया आपने उसका जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो ये अनएथिकल कहलाएगा, ये एथिकल नहीं कहलाएगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट implies that participants are made aware of the type of information you want from them। तो जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप अपने लाइक हमने यहाँ पे बात करी कंज्यूमर की, अगर आप कंज्यूमर से लेना चाह रहे हो तो उस कंज्यूमर को, उस पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए कि आप किस बारे में जानकारी मांग रहे हैं, तो उसको अवेयर होना ज़रूरी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कंसेंट शुड ऑल्सो बी वॉल्यूंटरी। आप ज़बरदस्ती नहीं किसी से कंसेंट मांग सकते, उसका आपको वो अपनी इच्छा के अनुसार बताए, है ना, बिना किसी प्रेशर के, तो वो एथिकल में आएगा। अगर आपने बिना नॉलेज, बिना उसे बताया फिर भी आपने उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो इट इज़ अनएथिकल। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स की बात करें तो सम रिसर्चर्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन अ स्टडी। अब कुछ रिसर्चर्स क्या करते हैं, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि हाँ भाई वो स्टडी में पार्ट ले रहे हैं, पार्ट्स और फीलिंग दिस टू बी क्वाइट प्रॉपर एज पार्टिसिपेंट्स आर गिविंग देयर टाइम। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम दे रहे हैं ना, और टाइम इज़ मनी। तो अदर थिंग्स दैट दिस टाइप ऑफ ऑफरिंग इज़ अनएथिकल। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस टाइप का जो ऑफरिंग होता है, ये इंसेंटिव वाला, ये अनएथिकल होता है। However, giving a small gift after having obtained your information as a token of appreciation is not unethical। कि अगर आप कोई छोटा मोटा किसी को गिफ्ट दे रहे हो कि हाँ भाई आपने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, तो ये अनएथिकल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसों का लालच दे रहे हो किसी को, वो अनएथिकल होगा। लेकिन आप कोई इन्फॉर्मेशन ले लिया, आपने कोई छोटा मोटा उसको गिफ्ट दे दिया, तो वो एथिकल में आएगा, ओके। सीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं
तो सर्टेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल बाय सम पीपल, मतलब वो इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो अब आप उस इंफॉर्मेशन को मांगना चाहते हैं तो वो रिस्पोंडेंट को अपसेट कर सकता है, राइट? तो इन कलेक्टिंग डेटा यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेंसिटिवनेस ऑफ योर रिस्पोंडेंट्स, कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो ना तो आपको सेंसिटिविटीज़ बनाने की ज़रूरत है, मतलब सेंसिटिविटीज़ के लिए केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप जो है प्यार से आराम से रिस्पोंडेंट से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, अब आपने किसी से डेटा, किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो ये नहीं है कि आप उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर देंगे, आपको उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बनाने की ज़रूरत है, आपको शेयरिंग नहीं करनी। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिस्पोंडेंट विद अदर फॉर पर्पसेस अदर देन रिसर्च, मतलब रिसर्च के पर्पस के बिना, मतलब जो आपका रिसर्च था उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से आपने उस इंफॉर्मेशन को दूसरों को शेयर कर दिया तो ये अनएथिकल होगा। मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करनी है बट रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए वो, तभी वो एथिकल होगी, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड अनएथिकल। ऑल राइट, अब एथिकल्स इश्यूज रिलेटिंग टू द रिसर्चर, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एथिकल इश्यूज जो थे वो किसके साथ थे, पार्टिसिपेंट्स के साथ थे। अब हम पढ़ रहे हैं एथिकल इश्यूज किन के साथ है, रिसर्चर के साथ। तो अवॉइडिंग बायस, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करना है, अपने पर्सनल क्या बोलते हैं बायस को, कि पक्षपात। तो बायस ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर इज़ अनएथिकल, कि अगर आप बायस्ड हो के आपने कुछ रिसर्च करी तो वो अनएथिकल है। बायस क्या है, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, यानी कि जानबूझ के किया गया कुछ कार्य। इधर टू हाइड व्हाट यू हैव फाउंड इन योर स्टडी, जैसे कि आपने कुछ अपनी स्टडी में पाया लेकिन आपने वो छुपाया, मतलब हाइड की कोई बात, तो ये क्या है, बायस है। या फिर आपने कुछ चीज़ हाईलाइट कर दी और जो हाईलाइट करने की ज़रूरत थी नहीं और उसको हाईलाइट कर दिया, तो ये क्या है, बायस है। तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। यूजिंग इन एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथडोलॉजी, अगर आप सही रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये इशू आ सकता है। अ रिसर्चर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू यूज़ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, एक रिसर्चर की ये ड्यूटी बनती है, एक कर्तव्य बनता है कि उसको सही मेथडोलॉजी यूज़ करनी है जब वो अपनी स्टडी कर रहा है। तो इट इज़ अनएथिकल टू यूज़ अ मेथड और प्रोसीजर यू नो टू बी इनएप्रोप्रिएट, अगर आपको पता है कि ये मेथड सही नहीं है फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ अनएथिकल। एंड सिलेक्टिंग अ हाईली बायस्ड सैम्पल, अगर आप हाईली मतलब बायस्ड सैम्पल यूज़ कर रहे हो, बायस मतलब आप पक्षपात जिसको हम बोलते हैं, अगर आप ऐसा सिलेक्ट करोगे तो यूजिंग एन इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट या फिर ड्राइंग रॉन्ग कंक्लूजन निकाल रहे हो आप, या इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, अनएथिकल है। तो इसलिए आपको एप्रोप्रिएट रिसर्च मैथडोलॉजी यूज़ करनी है अगर आप एथिकली रिसर्च करना चाहते हैं। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, टू यूज़ एन एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, अगर आपने सही मैथडोलॉजी यूज़ करी है लेकिन टू रिपोर्ट द फाइंडिंग्स इन अ वे दैट चेंजेस देम टू सर्व योर ओन और समवंस एल्स इंटरेस्ट इज अनएथिकल, कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आप ऐसे वेज फाइंड कर रहे हो जो आपके खुद के या किसी और के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस ला रहे हो उस रिपोर्ट में, तो ये अनएथिकल है। Inappropriate use of information, the use of information in a way that directly or indirectly adversely affect respondents is unethical, कि आप इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो किस वे में जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिस्पोंडेंट्स को बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है, तो वो अनएथिकल है। अब आता है
एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पार्टिसिपेंट्स वाला पढ़ लिया, हमने रिसर्चर्स वाला पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो अब स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज होते हैं, नंबर 1 कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय दी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब स्पॉन्सर कर रहा है जो रिसर्च को ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो वो अनएथिकल हो जाएगा। जैसे कि क्या कि समटाइम्स देयर में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इस रिसर्च को कंडक्ट करा रहा है ना, वो क्या कर सकता है, कभी कभार डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। मतलब कुछ इंटरफेरेंस बोल सकते हैं आप इसको। तो दे मे सिलेक्ट द मेथडोलॉजी, प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ व्हाट वाज फाउंड और इम्पोज अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिसर्च। इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्ट कर सकता है मेथडोलॉजी को कि हाँ भाई ये वाली मेथडोलॉजी आप यूज़ करें, या फिर मना कर सकता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि क्या मिला था, और या फिर इम्पोज अदर रिस्ट्रिक्शन, और बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस भी वो लगा सकता है रिसर्च पे। तो ये जो इम्पोजिशन है या एक्सेप्टेंस है ये कंट्रोल्स का, ये अनएथिकल है। इससे क्या होगी, आपकी रिसर्च प्रभावित होगी और सही नहीं होगी, तो अनएथिकल है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन का मिस यूज, समटाइम्स स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च को यूज़ करते हैं एज अ प्री टेक्स्ट फॉर ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट्स एजेंडा, और ये काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल होता है। और इट इज़ अनएथिकल टू लेट योर रिसर्च बी यूज एज अ रीज़न फॉर जस्टिफाइंग मैनेजमेंट डिसीजन, कि आप अपने रिसर्च को मैनेजमेंट जिस डिसीजंस के साथ जो है यूज़ कर रहे हैं, तो अनएथिकल होगा ये। मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस पर्पस के लिए आप उसी पर्पस के लिए यूज़ करें ना रिसर्च को, मिसयूज़ नहीं करना है आपको इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद टेबल यहाँ पे हमें गिवन है रिसर्च एथिक्स की, जैसे कि सबसे पहले जस्टिफाई दी पर्पस ऑफ रिसर्च। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उससे पहले आप अपने पर्पस को जस्टिफाई करो, है ना। आप मेरे पास आए, आप एक रिसर्चर्स हैं और आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं आपको क्यों दूंगी? जब तक आप मुझे वैलिड रीज़न नहीं देंगे, जब तक आपकी बात से मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, जब तक आप अपना रीज़न जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगी अगर मैं आपकी रिस्पोंडेंट हूँ तो इसीलिए सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए अपने रिसर्च का पर्पस। मुझे अगर आपका पर्पस अच्छा लगेगा देन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, अदरवाइज नो। तो गेट दी विलिंगनेस, सबसे पहले मान लो मैं आपके पर्पस से भी जस्टिफाई हो गई, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है, आई डोंट वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन टू यू, तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ, चलो भाई अच्छी बात है, मैं देना चाहती हूँ, तो इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स एथिकल। एंड डू नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव टू रिस्पोंडेंट फॉर ऑब्टेनिंग डेटा। हमको इंसेंटिव नहीं देना डेटा। अब मुझे लालच आ जाए कि हाँ भाई मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं तो फटाफट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, और मैं तो क्या करूँगी, खुशी के मारे जो है उनको खुश करने के लिए अच्छा डेटा दे दूँगी, है ना। इन्फॉर्मेशन 5, जैसे कि कभी कभार हमको फीडबैक देना होता है तो 5 स्टार दे दूँगी, कहीं भाई मुझे तो इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि मैं उस इंसेंटिव की तरफ देख रही हूँ, ना कि जो रिसर्च है बेसिकली उस पर। तो इसीलिए इंसेंटिव नहीं देना, भले ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दो, वो एथिकल होगा, लेकिन ये इंसेंटिव वाला नहीं करना। चौथा, बी केयरफुल वाइल कलेक्टिंग। ऑब्वियसली आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो, आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर रिस्पोंडेंट से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप उसको शेयर नहीं करोगे किसी और के साथ, आप फैक्ट्स को नहीं छुपाओगे जो भी आपने स्टडी में पाया, और आप एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज़ करोगे। आप रिपोर्ट को इनकरेक्टली नहीं करोगे, आप रिपोर्ट करेक्ट करोगे। आप इंफॉर्मेशन का जो यूज़ है वो एप्रोप्रिएटली करोगे, इनएप्रोप्रिएटली नहीं करोगे। अब आते हैं कि स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। देखिए यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं, वैसे तो मैंने टोटल 10 पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पे 6 गिवन है तो हम 6 कर लेते हैं। स्टेप्स, स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेसेस।
नंबर 1 है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या है। देखो आपसे कोई बोले कि आपको ना रिसर्च करनी है, अब आप कहोगे ये रिसर्च कैसे करूँगी, जब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो किस पे रिसर्च करोगे। टॉपिक तो चाहिए ना आपको। टॉपिक मतलब प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है जिस पे मैं रिसर्च करूँगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई या फिर डिफ़ाइन करनी है अपनी प्रॉब्लम। फिर जब आपने वो डिफ़ाइन कर ली तो आप एक रिसर्च डिज़ाइन प्लान करोगे। फिर आप प्लान करोगे सैम्पल को, देन आप डेटा कलेक्ट करोगे। उसके बाद उस डेटा को, देखो डेटा जो होता है ना वो बहुत सारा होता है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, एक प्रिसाइज मैनर में हमको वो डेटा चाहिए। तो आप उस डेटा को एनालाइज करके छाटोगे, अपना डेटा अपने काम का वो निकालोगे। जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया तब आप क्या करोगे, कंक्लूज़न निकालोगे कि क्या नतीजा आया, और जब नतीजा आ जाएगा तो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे अपनी। ये रिसर्च है, दैट्स ऑल। कि द स्टेजेस ओवरलैप क्रोनोलॉजिकली फॉलो करना है, यानी कि सीक्वेंस वाइज, राइट, इंटर रिलेटेड नहीं है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हमें एक चार्ट भी गिवन है, तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इजी है, कुछ भी मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके बारे में पता लग जाएगा। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से क्या समझते हैं आप, कि रिसर्च प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, कि एक प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम डिस्कवर हुई, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ये पहला स्टेप है। तो वर्ड प्रॉब्लम इन जनरल सेंस सजेस्ट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। प्रॉब्लम का मतलब ही यही है कि कुछ गलत हो रहा है जिसको आपने ठीक करना है। तो हेयर रिसर्च टास्क मे बी टू क्लैरिफाई अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिसर्च टास्क कैसा हो सकता है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना है, आपको प्रोग्राम इवैल्यूएट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी डिफाइन करनी है कि आपको रिसर्च करने पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अब, है ना। तो इट शुड बी नोटेड दैट इनिशियल स्टेज इज प्रॉब्लम डिस्कवरी। पहला स्टेज यही है कि प्रॉब्लम को खोजो। जब आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी तब भी तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। और रिसर्चर में नॉट हैव अ क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि रिसर्चर के पास एक क्लियर साफ स्पष्ट स्टेटमेंट ना हो उस प्रॉब्लम के बारे में। तो ऑफनली ओनली सिस्टम्स आर सीन टू बीइंग विद इन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं कि प्रॉफिट्स में बी डिक्लाइनिंग। अब प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, एक साल 2 साल 3 साल से कम ही हुए जा रहे हैं, डिक्लाइन। लेकिन मैनेजमेंट में नोट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम। और मैनेजमेंट को पता ही नहीं लग रहा कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये प्रॉब्लम है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो सही ढंग से अपनी प्रॉब्लम को बता ही नहीं पा रहा। एंड वट इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज़ नॉट येट आइडेंटिफाई। अब कमी कहाँ आ रही है ये पता ही नहीं है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या किस लिए हो रहे हैं, क्या मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है और सब कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर चुके हैं, शायद इसलिए मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, या कोई और वजह है, या मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इनएफिशिएंट है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है जिस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, या सेल्स में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं प्रॉफिट के डेक्लाइनिंग में, लेकिन मैनेजमेंट को एग्जैक्ट रीज़न पता ही नहीं है। तो जब एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता तो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें प्रॉब्लम पता लग गई कि डेक्लाइन हो रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास टेक्निक्स गिवन है, वो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने हमसे क्या बोला है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इज ऑफन मोर एसेंशियल देन इट्स सॉल्यूशन, है ना, कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ज़्यादा एसेंशियल, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन। दिस इज़ अ गुड एडवाइस फॉर मैनेजर। जनरली मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर रेदर देन आस्किंग फॉर द राइट क्वेश्चन। कि मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको बस सही सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछते, सही क्या चाहिए, आंसर चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग करना सही ढंग से आना चाहिए ना। तो ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। कि आपने एक प्रॉब्लम को वेल डिफाइन किया लेकिन वो प्रॉब्लम अभी भी आधी सॉल्व हुई है, और अभी रिमेंबरिंग इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। एंड अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या टेक्निक्स क्या हैं।
जिसमें आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा प्रॉब्लम का। जैसे कि अभी हमने कहा कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, क्या उससे मतलब क्या एग्जैक्ट रीज़न है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हमें गिवन है। नंबर 1 है सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। इसका क्या मतलब है कि सेकेंडरी डेटा आर डेटा प्रीवियसली कलेक्टेड। हम जानते हैं सेकेंडरी डेटा कैसा होता है, जो पहले से ही किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया था, है ना। तो प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो आपने अपने खुद के पर्पज़ के लिए आप कलेक्ट करोगे। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सकते हो कंपनी के इनसाइट से, लाइब्रेरी से, और आप इसको परचेज भी कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को, जिससे आपको पता लगेगा। देखो आप क्या कर सकते हो, लाइक हमने प्रॉब्लम देखी कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा देख सकते हो। मतलब सेकेंडरी डेटा में मतलब पास्ट में ऐसा हुआ होगा जिसके साथ, या जिस कंपनीज़ के साथ, जिन फर्म्स के साथ, तो उन्होंने कैसे डील किया होगा, उनको आप स्टडी कर सकते हो। ये तो हो गया सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी में मतलब आप खुद से करोगे, है ना। पायलट स्टडी की बात करें तो ये भी क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम द अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड टू सर्व एज अ गाइड फॉर लार्जर स्टडी। अब व्हेन दी पायलट स्टडी इज़ यूज, जब आप पायलट स्टडी यूज़ करते हो तो ये हमारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आता है। ये एक रिसर्च का टाइप है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। आने वाली वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, द डेटा कलेक्शन मेथड्स आर इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल मतलब समझते हो ना, जो फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल है ना। तो मेथड्स इसके जो हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, और फाइंडिंग्स जो भी आप इसमें निकालोगे, खोजोगे, वो लैक प्रिसीजन, बिकॉज हम स्टैंडर्ड्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो रिगोरस होते हैं। एंड फोकस ग्रुप इंटरव्यू इज़ मोर एलैबोरेट एक्सप्लोरेटरी पायलट स्टडी। तो ये एक तरीके की स्टडी है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो। एंड ए गाइड फॉर अ लार्जर स्टडी, मतलब आपको बहुत बड़ी स्टडी करनी है तो इसके लिए ये एक गाइड की तरह काम करता है। जब आप पायलट स्टडी को यूज़ करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। इसमें जो डेटा कलेक्शन मेथड्स होता है वो इनफॉर्मल होता है, और फाइंडिंग्स जो भी आप खोजोगे इसमें प्रिसीजन की लैक हो सकती है, मतलब आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे। एंड तो ये भी एक टेक्निक है हमारी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड क्लैरिफाइंग दी प्रॉब्लम, जब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया प्रॉब्लम को, जब आपने क्लैरिफाई भी कर लिया अपनी प्रॉब्लम को, तो रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए, एक फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना चाहिए प्रॉब्लम के बारे में और जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में। तो दिस विल मेक क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इससे आप जो है क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की हमको इन्फॉर्मेशन अब चाहिए। मतलब हमें पता लग गया कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, अब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग द रिसर्च डिज़ाइन। तो जब रिसर्चर ने अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया है तो हम अब जो सेकंड स्टेप आता है वो रिसर्च डिज़ाइन का आता है, जिसको हमको डेवलप करना है, यानी कि रिसर्चर को। तो रिसर्च डिज़ाइन एक मास्टर प्लान होता है जो स्पेसिफाई करता है कि क्या मेथड्स या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे डेटा को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करने के। और ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है कि जो भी हमारा रिसर्च प्लान है किस तरीके से हम करेंगे। तो रिसर्चर जो है मस्ट डिटरमाइन दी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले रिसर्चर को ये पता होना चाहिए कि क्या सोर्स रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन का, जैसी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। डिज़ाइन टेक्निक क्या रहेगा, क्या वो सर्वे मेथड यूज़ करेगा, क्या वो एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ करेगा। और सैम्पलिंग मेथडोलॉजी भी एक हमारा आता है। शेड्यूल या फिर कॉस्ट क्या रहेगी रिसर्च की, क्या टाइमिंग रहेगा, कितनी लागतें लगेंगी। एंड 4 बेसिक डिज़ाइन टेक्निक्स हमें यहाँ पर गिवन है, जिसमें आता है आपका सर्वे ले सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा ऑब्वियसली, एंड ऑब्जर्वेशन। सर्वे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे जब हम करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन हम फिल करा सकते हैं रिस्पोंडेंट से। एक्सपेरिमेंट में आ गया आपका टेस्ट मार्केटिंग। जब हम एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, याद होगा आपको, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो टेस्ट मार्केटिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्सपेरिमेंटेशन, बिजनेस जो है वो लगातार एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है।
और जिसमें उनको जो है जब हम एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ करते हैं तो ये अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गया, या फिर दो या दो से अधिक जो भी वेरिएबल्स हैं उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, और सोशल रिवॉर्ड्स और मॉनिटरी रिवॉर्ड्स क्या रहेंगे कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है एक हमारा। और यहाँ पे हमें एक लाइन भी बोली गई है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल करता है कंडीशंस को, ताकि एक या एक से अधिक अगर कोई वेरिएबल्स है उनको हम मैनिपुलेट किया जा सके इन ऑर्डर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन करी, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम ये है। हाइपोथेसिस क्या है कि हम उसको सॉल्यूशन करने के लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ भाई, कुल मिला के हम इसको एक इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं कि पहले से हम कुछ बना के चलते हैं और वो फेल होगा या फिर वो सक्सेसफुल होगा ये बाद में हमको पता चलता है जब हम रिसर्च करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा की बात करें तो तीसरा आता है ये हमारा मेथड डेटा को कलेक्ट करने का। और ऑब्जर्वेशन भी है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप सिचुएशन को देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि क्या एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट पास अ साइट फॉर अ प्रपोज्ड गैसोलीन स्टेशन, कि जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज बोल सकते हो ये जो है वो प्रपोज्ड गैसोलीन स्टेशन के साइट पे होती है और मैकेनिकली रिकॉर्ड की जा सकती है, ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी भी पर्सन्स के द्वारा। और जैसे कि देखो आपको जो है कोई ऑटोमोबाइल का जो है शोरूम बोल सकते हैं या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी बोल सकते हैं, तो वो जनरली गैसोलीन स्टेशन के पास साइट में होनी चाहिए ताकि जो है वो इजीली कोई भी पर्सन उसको ऑब्जर्व कर सके। और द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म ए टास्क में बी ऑब्जर्व्ड इन अ टाइम स्टडी, कि भाई इस एम्प्लॉय ने इतना टाइम लिया इस टास्क को कंप्लीट करने में, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने टाइम स्टडी में कि इसने कितना टाइम लिया। प्लानिंग द सैंपल हमारा थर्ड स्टेप है रिसर्च का। सैम्पलिंग प्लान इज इंक्लूडेड इन द रिसर्च डिज़ाइन। एक्चुअल सैम्पलिंग एक सेपरेट स्टेज है हमारे रिसर्च प्रोसेस का। एंड फॉर कन्वीनियंस द सैम्पलिंग प्लानिंग एंड सैम्पल जनरेशन प्रोसेस जो है वो हम एक साथ जो है ट्रीट करते हैं। सैम्पलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, कोई भी प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं दैट यूजेस अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, जिसमें हम स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स को यूज़ करते हैं। दैट यूजेस पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन टू मेक अ कंक्लूजन, मतलब जिससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें, कंक्लूजन निकाल सकें रिगार्डिंग दी होल पॉपुलेशन। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सैंपल क्या है, एक सबसेट है लार्ज पॉपुलेशन का। कहने का ये मतलब है कि ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन इस पूरे की नहीं चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की चाहिए, थोड़े से पार्ट की, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सैंपल। आपको पूरी थोड़ी चाहिए, आपको सिर्फ इस छोटे से पार्ट की सैम्पलिंग, मतलब इस छोटे से पार्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यही आपका सैंपल होगा। ठीक है। एंड बोला भी गया है कि दो बेसिक हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी एंड एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है कि एक सैंपल होता है जिसमें एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नोन, मतलब हमें पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स के बारे में पता होता है। एंड नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, और इसमें जो है सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन ज़ीरो होती है। और इफ़ सैम्पल यूनिट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट, अगर आपने सैम्पल्स को कलेक्ट किया अपने खुद के जजमेंट के बेस पर, अपने पर्सनल जजमेंट के बेस पे, तो सैम्पल मेथड क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। ठीक है। तो दो हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या था, ऐसा सैंपल जिसमें हमें पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स के बारे में पता हो। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या था कि जब हम पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो सैम्पलिंग डिसीजन सिंपल नहीं होता
और रैंडम सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल, क्वोटा सैंपल, क्लस्टर सैंपल, जजमेंट सैंपल, ये एग्जाम्पल हैं जो हम सैंपल वाले चैप्टर में करेंगे अच्छे से। अभी हमारा एक सैम्पलिंग वाला चैप्टर है ना, यूनिट आई थिंक यूनिट 3 या यूनिट 4 में हमारा सैम्पलिंग, उसमें हम स्टडी करेंगे। डेटा कलेक्शन की बात करें तो वंस द रिसर्च डिज़ाइन हैज़ बीन फॉर्मलाइज्ड, एक बार जब आपने रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मलाइज कर लिया है, आपने बना लिया रिसर्च डिज़ाइन, अब आपका काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना। और ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर मैनी रिसर्च टेक्निक्स, बहुत सारी रिसर्च टेक्निक्स हैं जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, मेथड्स आपके पास बहुत सारे हैं। लेकिन ना व्हेन दी सर्वे मेथड इज़ यूज्ड, जब आप सर्वे मेथड को यूज़ करते हो तो सम फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पोंडेंट इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है सर्वे मेथड में। और रिस्पोंडेंट में पार्टिसिपेटेड बाय फिलिंग अ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर मैंने आपको बताया लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फिल कर सकता है रिस्पोंडेंट, एंड इंटरैक्ट कर सकता है वो इंटरव्यूअर के साथ। और जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड में रिस्पोंडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि हम तो उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका क्या काम, वो तो अपना काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल काउंट ऑफ मोटरिस्ट ड्राइविंग फास्ट इज़ एन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, की जो मोटर वाली कार्स होती है या व्हीकल्स होते हैं उनका, कि भाई वो कितनी फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो एक ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। उसके बाद हमारा स्टेप आता है डेटा को एनालाइज करना है। अब हमें डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, वंस द फील्ड वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड द डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट। अब आपके पास डेटा तो आ गया, अब आप उसको क्या करोगे, फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, एक फॉर्मेट में एनालाइज करोगे। डेटा प्रोसेसिंग जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, एडिटिंग करना और डेटा को कोडिंग करना। तो जब डेटा को आप टैब्यूलेटेड मतलब टेबल की फॉर्म में करने वाले हो, उससे पहले मीनिंगफुल कैटेगरीज और करेक्टर सिंबल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। तो रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग, कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, कैटेगराइज करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, ट्रांसफ़र करोगे डेटा को, तो वो सब होता है इसमें। दिस कोड प्रोसेस फैसिलिटेट कंप्यूटर और हैंड टैब्यूलेशन, और कंप्यूटर और हैंड टैब्यूलेशन से फैसिलिटेट हो सकता है, यानी कि सरल हो सकता है ये प्रोसेस। एंड इफ़ कंप्यूटर एनालिसिस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेटा आर एंटर इनटू ए कंप्यूटर एंड वेरीफाइड, तो जो भी डेटा आप डालोगे वो वेरीफाई और होना चाहिए, कंप्यूटर में एंटर करना चाहिए। देन हमारा स्टेप आता है कंक्लूजन का। अब आपने क्या करा, डेटा को एनालाइज भी कर लिया। मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिसर्च इज़ अप्लाइड रिसर्च। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन में क्या लिखा है, एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिसर्च इज़ अप्लाइड रिसर्च, कि बहुत सारी मतलब जितनी भी मोस्टली रिसर्च बिजनेस रिसर्च होती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है, मतलब आपको अप्लाई करना है अपनी रिसर्च को। आपने रिसर्च करी, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो उस रिसर्च का फ़ायदा क्या। तो इसीलिए बिजनेस रिसर्च जो भी मोस्टली होती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। द पर्पस ऑफ द रिसर्च क्या है, कि बिजनेस डिसीजन लेना। आपने रिसर्च करी, आप कंक्लूजन तक पहुँचे, जब तक आपने उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या उस रिसर्च का। तो आपको अपनी रिसर्च जब आपकी हो गई, कंक्लूजन आपने निकाल लिया, तब आप डिसीजन लोगे उसके बेस पे। तो एन इम्पॉर्टेंट बट ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर जॉब इज़ टू लुक एट द एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये रिसर्चर का काम होता है कि उसको जो भी उसने डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको एनालाइज करना और आस्क यानी कि पूछना कि व्हाट डज दिस मीन टू मैनेजमेंट। ये जो मैंने रिसर्च करी है ये मैनेजमेंट से इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट इस रिसर्च को लेकर क्या करेगा, मैनेजमेंट के किस काम की है ये रिसर्च। तो फाइनल स्टेज यही है रिसर्च प्रोसेस का, कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अकाउंट्स में, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में वो आ सके, बैलेंस शीट समझ में आ सके, कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं उस बैलेंस शीट को देख के। ऐसी रिसर्च में है। तो रिसर्चर रिपोर्ट जो है वो शुड कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग इफेक्टिवली, और जो भी रिसर्च की रिपोर्ट होगी वो अच्छे से आपने कम्युनिकेट करनी है इसके यूज़र्स को। और यही हमारा कंक्लूजन एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन है। अब बोला गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च की।
तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि रिसर्च मेक प्रोग्रेस पॉसिबल, इट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि रिसर्च जो है वो प्रगति को पॉसिबल बनाती है, प्रोग्रेस को पॉसिबल बनाती है, कि आपका ऑर्गेनाइज प्रोग्रेस हो। तो ये जो रिसर्च है ये प्रमोट करती है लॉजिकल हैबिट्स की डेवलपमेंट को, कि आप लॉजिकली सोचें, एक ऑर्गेनाइजेशन लॉजिकली सोचे, लॉजिकली डेवलप हो। जो रोल होता है रिसर्च का सेवरल फील्ड्स ऑफ बिजनेस में एज अ होल एज इंक्रीज इन मॉडर्न टाइम, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका रोल। एंड दिस इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड अटेंशन ऑन द यूज ऑफ रिसर्च इन सॉल्विंग ऑपरेशन प्रॉब्लम। तो काफ़ी जगह अब रिसर्च यूज़ की जाती है, चाहे गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे बिजनेस देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, बहुत सारे फील्ड्स में इसका अब रोल काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है इम्पोर्टेंस के, देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है कि प्रोवाइड बेसिस फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो रिसर्चर प्रोवाइड करता है बेसिस एक तरीके का, ताकि गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है तो वो रिसर्च के बेसिस पे बनाएगी। जैसे कि बजट अगर बनाना है तो सबसे पहले एनालाइज करना है, नीड्स क्या हैं, लोगों की डिज़ायर्स क्या हैं, और हमारे पास कितने रेवेन्यू अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज हमारे पास गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, उस हिसाब से गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो रिसर्च इस चीज़ को, इस डिसीजन को फैसिलिटेट करता है। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो रिसर्च जो है एक तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बिजनेस, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड। रिसर्चर की एक अपनी स्पेशल इम्पोर्टेंस है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ऑपरेशन रिसर्च होता है, मार्केट रिसर्च होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च मतलब जो डे टू डे वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑपरेशन हो गया। मार्केट मतलब कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग है ना। तो मार्केट रिसर्च क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है मार्केट का, उस हिसाब से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ऑपरेटिंग रिसर्च तो हम जानते ही हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टेक्निक्स होती हैं हमारी, जिसको यूज़ करके हम अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है अब आपने, कि हाँ भाई हमको ना लागतें कम करनी है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो रिसर्च से हमें पता लगते हैं। तो रिसर्च इसमें हेल्पफुल है। प्रोवाइड गाइडेंस इन बिजनेस बजटिंग। अब बिजनेस बजटिंग करनी है, बिजनेस का बजट बनाना है, तो इसमें भी रिसर्च गाइडेंस की तरह काम करता है। प्रोवाइड गाइडेंस टू सोशल प्लानिंग। तो रिसर्च जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंटिस्ट के लिए भी, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद प्रोवाइड नॉलेज। ऑब्वियसली रिसर्च आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है, कि रिसर्च जो है वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन देता है, कि आपको पता है, नोइंग है ना। इट ऑल्सो हैज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है इसकी, कि आप कुछ चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में समझ सको। सजेस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडियल मेजर्स। ये जो है रेमेडियल मेजर्स भी अच्छे इफ़ेक्टिवली सजेस्ट करता है, कि रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिस। मैनी ऑफ द लेमैन रिफॉर्मर्स में क्रिएट अदर न्यू प्रॉब्लम्स। अब काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो और दूसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करता है अच्छी गाइडलाइंस, ताकि आप अप्रोप्रिएट मेजर्स यूज़ करो और सोसाइटी का वेलफेयर करो। क्वालिटीज़ बताई गई हैं गुड रिसर्च की। पर्पस जो है रिसर्च का वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, कॉमन कंसेप्ट यूज़ किए जाने चाहिए। रिसर्च प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब डिटेल में किया जाना चाहिए। जो रिसर्च का डिज़ाइन है वो केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए, और ताकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्राप्त हों। एनालिसिस ऑफ डेटा जो है वो सफिशिएंटली पर्याप्त होना चाहिए, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ताकि आप इम्पॉर्टेंस जो है वो रिवील हो पाए। जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, सही होने चाहिए। रिसर्चर्स शुड रिपोर्ट फ्रैंकली एंड कंक्लूजन्स जो है वो डेटा रिसर्च के बेस पे होने चाहिए। ये सब क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ पे हमें कुछ और भी वर्ड्स में क्वालिटीज़ गिवन है। नंबर 1 सिस्टमैटिक रिसर्च होनी चाहिए, मतलब स्टेप्स होने चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए आपकी रिसर्च में। लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करना है, लॉजिकल प्रोसेसेस का यूज़ करना है। एम्पेरिकल की बात करें तो इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज़ रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ ए रियल सिचुएशन। जो भी रियल प्रॉब्लम है, जो भी रियल सिचुएशन है, तो रिसर्च जो है वो रिलेटेड किससे होनी चाहिए, उसी प्रॉब्लम के एक या एक से अधिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए।
रेप्लीकेबल की बात करें तो इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च रिजल्ट्स आर टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडीज़। और फिर आते हैं हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं रिसर्चर्स की इन इंडिया में, एंड देन हमारा यूज़ है और वाई डू पीपल रिसर्च। तो ये 3 टॉपिक बस छोटे छोटे से है, ये हम कवर करेंगे। तो लिमिटेशन की बात करें तो लैक ऑफ ट्रेनिंग। कुछ रिसर्चर्स को तो ट्रेनिंग ही नहीं होती कि रिसर्च करनी कैसे है, साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होती उनके पास कि कैसे मैथडोलॉजी यूज़ करनी है रिसर्च में, है ना। और इनसफिशिएंट इंटरेक्शन, यूनिवर्सिटी और रिसर्च डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। डेटा का मिसयूज़ हो सकता है। लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर, क्योंकि कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है रिसर्चर्स के लिए, और इसीलिए जो है एडिक्वेट एंड टाइमली एग्जिस्टेंस में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं हमारी कंट्री में वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टी। द कॉजेज, इस वजह से क्या होता है, अननेसेसरी डिले होता है आपकी रिसर्च स्टडी की कंप्लीशन में। यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। डिफ़िकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश डेटा, अब आप का डेटा पब्लिश होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें भी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी लगती है रिसर्चर्स की बुक्स को फाइंड आउट करने में, जर्नल्स, रिपोर्ट्स को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओल्ड एंड न्यू रूल एक्ट, इन पता ही नहीं लगते कि ओल्ड मतलब पहले क्या एक्ट्स आए थे, क्या रूल्स थे, उन सब की नॉन अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिसर्च की बात करें तो अब हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, तो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ए नो आइडिया, न्यू डेटा बेस्ड ऑन फ्रेश ऑब्जर्वेशन, ये सब आता है इसमें। कि भाई जैसे बोला गया है कि रिसर्च इन अ सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, मे लीड टू अ न्यू आइडिया ऑफ सम डिग्री ऑफ प्रोफाउंडनेस और अदर्स। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च इन सब्जेक्ट में लीड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग यूज, जैसे कि पहला न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नो आइडिया, नॉन आइडिया, मतलब आपको पहले से कुछ पता है, उसका एक नया रिजल्ट आप निकाल रहे हो, नए तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। न्यू डेटा बेस्ड ऑन फ्रेश ऑब्जर्वेशन, अब आपने फ्रेशली कुछ ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और उसके बेस पे आपने एक नया डेटा निकाला। और व्यूइंग द सब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक नए तरीके से देख रहे हो। और हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट कर रहे हो सब्जेक्ट का। इवैल्यूएशन कर रहे हो एग्जिस्टिंग थ्योरी की, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी पुरानी है, उसको फिर से आप इवैल्यूएट करके कुछ और नया निकालने की कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंटिंग नोन आइडिया इन अ न्यू सेटिंग, कोई भी आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, उसको एक नए तरीके से आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो ये सारा यूजेस हैं इसके। अब रिसर्च करते हैं क्यों है लोग। नंबर 1, डिज़ायर टू फेस द चैलेंज। पहली बात, आपके पास एक इच्छा होनी चाहिए कि आप चैलेंज फेस करना चाहते हैं किसी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम का। डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग अ क्रिएटिव वर्क, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी करने की इच्छा है, खुशी है, तो तब करते हैं। डिज़ायर टू सर्व द सोसाइटी, आप सोसाइटी में कुछ अपना सर्व करना चाहते हैं, यानी कि कुछ अपने योगदान देना चाहते हैं, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। आप एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, डिज़ायर है आपकी कि आपको एक रिसर्च डिग्री मिले और इसके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हों, है ना। तो ये सब था हमारा रिसर्च। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस में आपको बिजनेस रिसर्च के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।